इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पहला भाग इसके पहले हमने आप लोगों के बीच में रखा, दूसरा भाग रखेंगे, फिर उसका जो शेष अंश होगा उसको तीसरे भाग में ले जाएंगे। आप देखें यहाँ पर रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप, उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। हम देखेंगे इस अध्याय में कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया, संवारा, इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूहों में विभाजित थे। यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। आगे के अध्याय में हम देखेंगे, खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ और उसने अपनी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। रोम के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष। पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पैपाइरस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते थे, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए। पैपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी पैपाइरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। पैपाइरोलॉजिस्ट यानी पैपाइरस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती हैं, जैसे इमारतें, स्मारक और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। इसमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों में अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी, जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में तो पढ़ेंगे ही, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख आप लोगों के सामने आता जाएगा। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालें, अभी जो चित्र आप मानचित्र दिखा रहे हैं, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। यह उन दिनों
रोम साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डेन्यूब से होता था। दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। आप देख लें। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, एक काला सागर। अभी जो जिन नदियों की चर्चा हो रही थी, राइन नदी, डेन्यूब नदी, ये सब चीज़ें देखें आप। सहारा का मरुस्थल यहाँ नील नदी। यह अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक समूचा इलाका, कभी कभी अफगानिस्तान कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ताचीन, बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। ये देखें रोम साम्राज्य। साम्राज्य का आरंभिक काल रोमन साम्राज्य के मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है, जैसे पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग पर संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह है कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में सनानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का भी प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते और लिखते थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया जो कि लातिनी भाषा था और सायरेनाइका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसने उन दिनों में जब रोम का एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था सत्ता पर, अभी गणतंत्र के संदर्भ में बताएंगे आपको, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, उनको शक की नज़र से देखते थे या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात्
भर्ती वाली सेना थी, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें चौथी शताब्दी तक 6000 सैनिक थे और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो वे आंदोलन प्रायः सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्रायः अप्रत्याशित चिंता का स्रोत थी। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए बाहरी कर लगाने पड़े थे। संक्षेप में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में तीन मुख्य खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थीं तो इसका परिणाम सामान्यतः गृहीत होता था। यह एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृहीत नहीं हुआ। अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी दत्तक। और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। जैसे टिबेरियस 14 से 37 ईस्वी, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता के सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अगस्टस ने लेबेटेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 से 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। अभी जो 2 बिंदु शेष रह गए थे, बलात्श्रम और गणतंत्र, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में निहित थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जिसे अभिजात कहा जाता था। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। अगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। सेनेट की सदस्य जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। ये देख लें आप, जो भग्नावशेष हैं। यूरोप के फोरम जूलियस की दुकानें। पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया। देख लें ये चित्र। सम्राट ट्राजन का स्वप्न, भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर
तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियाक में सदियों बाद 116 में ट्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसुफुन तक चला गया और फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियन डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। फर्गस मिलर, द रोमन नियर ईस्ट। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। जैसे हेराट के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस, आप देख लें, 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। 1,25,000 किलोग्राम सोना अर्थात 54 लाख दिनारियस। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे, उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं की तक और सहारा से फरात और कभी कभी उसके आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिसकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियाक इसमें सबसे बड़े थे। साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी ओर तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया, जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उन्हें सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे एक नया समूह बनकर सामने आया, सम्राट गेलिनस 253-68 ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गेलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुँच रखने पर पाबंदी लगा दी थी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए। संक्षेप में, पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी, जो पहले इटली तक ही सीमित थी। आप ये चित्र देखें, इसके पहले जो कुछ शब्द हैं, निकटवर्ती पूर्व रोमन साम्राज्य का भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। यह स्थानीय राज्य थे
जो रोम के आश्रित थे। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया। नाइम्स के पास पांदुगाड, फ्रांस, प्रथम सदी ईस्वी। रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया। ये देखें आप। सीनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों से लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था। भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भाग में नए सम्भ्रांत वर्गों का उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंड नायक, नगर परिषद और अपना एक सुनिश्चित राज क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांव का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना रहती थी। देखें आप, डॉक्टर गेलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडार में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूँ, जौ, सेम तथा मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ बचा था उसे खा पीकर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छालें, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह से अपने प्राणों को बचाए रखा। गैलन ऑन द फूड एंड बैड डाइट। विद्यार्थियों के लिए रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन 3 मुख्य खिलाड़ी थे? प्रत्येक के बारे में 1-2 पंक्तियां लिखिए। रोमन सम्राट अपने इतने बड़े साम्राज्य प्रशासन कैसे कर लेता था? इसके लिए किसका सहयोग महत्वपूर्ण था? सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहां के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु है और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। सही लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे, जैसे एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई न कोई मनोरंजक कार्यक्रम या प्रदर्शन अवश्य होता था। रोमन छावनी बिंदोनिसा आधुनिक स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला प्रथम सदी ईस्वी। इसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था। ये देखिए आप। तीसरी शताब्दी का संकट। यदि पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतर एक तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियाक पर कब्जा भी कर लिया है।
इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा जन समुदायों, जिनमें से प्रमुख अल्मनाई, फ्रेंक और ग्रोथ थे, ने राइन और डेन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों को पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमन वासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों से 25 सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इन तथ्यों का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। आगे देखिए आप, लिंग साक्षरता संस्कृति। रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमन वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। गणतंत्र के परवर्ती काल प्रथम शती ईस्वी पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में, कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था। पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे से सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 और 22, 23 साल की आयु में की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक विपस ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, ने लिखा कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी। जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए, वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह से पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थीं। अंततः पिताओं को अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। साक्षरता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि काम चलाओ साक्षरता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। जैसे पोम्पई नगर में, जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाओ साक्षरता व्यापक रूप से में विद्यमान थी। पोम्पई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिरक्षण पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी। जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति का ये डिटेल अभी आपके सामने रखा गया। सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों, स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं,
वेश विषयक विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व कम से कम फरात के पश्चिम में का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में कैथलिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियाँ पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तक मौखिक नहीं रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। जैसे अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी, इन चित्रों को देख लें आप, पढ़ने और लिखने का दैनिक प्रयोग प्राय छोटे मोटे संदर्भों में। इनमें से एक सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पई की दीवार पर लगा है, कहता है कि दीवार, तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरभरा कर गिरी नहीं। देखें आप इन चित्रों को। एडिसा में पच्चीकारी दूसरी सती ईस्वी। सीरिया के इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाए गए हैं वे राजा अबगर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य हैं। पोम्पई एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष, कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए हैं। इस साइड में इधर आप देख लें। पाँचवीं शताब्दी में, हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का काप्टिक भाषा बर्बाद हो चुका था। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रचार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से कैथलिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेलों की फैक्ट्री आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूँ, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थीं जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी। जहाँ तक इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होते थे जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्केकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए कि इनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उसके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेलों का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों पर, ये देखें आप। रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक आत्मनिर्भर थी? रोमन परिवार की स्थिति की तुलना आज के भारतीय परिवार की स्थिति से विद्यार्थी करेंगे। फ्रांस के दक्षिण तट के पास पोतभंग पहली सदी ईस्वी एम्फोरा इतालवी हैं जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मुहर लगी हुई है। एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके
मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सके कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदारों एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व में उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूर, शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत बहुत से क्षेत्र आते हैं जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है, जैसे इटली में कैम्पिनिया, सिसिली, मिस्र में फियूम, गैलिली, बाइजेकियम, ट्यूनीसिया, दक्षिणी गौल जिसे गैलिया नार्वेंसिस कहते थे तथा बाइटिका, दक्षिणी स्पेन, स्टैबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलिनी में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है, प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडलक्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अपनी जमींदारियों फंडी से आता था। दूसरी ओर रोम के अनेक बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे, जैसे नुमिडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ में यवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसके अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। आगे हम बढ़ें इससे पहले इन सब चीज़ों की चर्चा करें, इससे पहले हम उन चीज़ों को देख लें। आप देखें, मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों पर काम करने वाले पुरातत्वविद बहुत कुछ जासूसी की तरह होते हैं। क्यों? स्पष्ट करो। एम्फोरा हमें रोम काल के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आर्थिक जनजीवन के बारे में क्या बताते हैं? यहाँ देखिए, ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। अब आगे हम चलते हैं। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी।
धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम का समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। और हम आपको बताएं कि अब यहीं पर हम दूसरा भाग पूर्ण करते हैं। तीसरे भाग में हम श्रमिकों पर नियंत्रण से आगे की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो हमने 3 भागों में विभक्त कर रखा है। दूसरा भाग यहीं पर पूर्ण होता है। तीसरा भाग श्रमिकों पर नियंत्रण से प्रारंभ होगा।